अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 24 कैफ 6 का स्टार्ट हो गया जी। अच्छा, होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चंस थे जी? क्वेश्चन पास पेपर 4 डन। डिस्कस करने की ज़रूरत है तो बताएं। फिर क्वेश्चन बैंक का 9 वो हुआ, बिल्कुल हो गया। सच किया ही नहीं, बोलो। सॉरी, नेपच्यून वाला तो था ही, 10 भी था। हाँ, तो कौन कौन से क्वेश्चन है जी पास पेपर? 4, 10, फिर क्वेश्चन बैंक का 9 था और फिर MCQ 17 था। कौन सा क्वेश्चन इसमें से करवा दूं जी? मेरे प्लान में कोई नहीं है, अगर आपने को कहना तो करवाऊंगा, अगर किसी में ज़रूरत महसूस हुई है तो 9 को कर लेते हैं। अच्छा, एक तो हमने 9 करना है। अच्छा, वैसे ही पूछना है तो फिर पूछने में तो हम थोड़ा सा कर ही देंगे, आपको पता है, पहली एंट्री तक। फिर हमने नहीं रुकना, फिर ऐसे तो कोई नहीं, फिर ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर हम आ जाएंगे इस पे 13, 15 का 3 भी करा दूंगा, ठीक है। तो चलें जी, आएँ फिर। पूछ के तो मुसीबत ही पानी होंगी ना, तुसी गले हैं, ऐसी बात नहीं है। बस अच्छा, ज़रा एक बार थोड़ा क्विकली डिस्कस करेंगे, यहीं पर नोट कर लूँगा, ठीक है। हाँ, पूछ बैठे हैं, गल पै गया है। लें जी, 9th हम यहाँ पे कर लेते हैं जी। ऑन यकम जनवरी 15 अ मोटर डीलर, मेरा ऐसा दिल कर रहा होता है कि क्वेश्चन आपका राइज होगा, नॉर्मली होता नहीं है ना, तब अगर थोड़ा सा आया तो चलो सवाल जल्दी कर लेते हैं। ऑन यकम जनवरी 15 अ मोटर डीलर एक्वायर्स व्हीकल ऑफ अ पर्टिकुलर मॉडल फ्रॉम मैन्युफैक्चर फॉर 21,000 एट 20% डिस्काउंट। ऐसा सवाल ही हमने किया था ना कल एक सवाल ऐसा किया था। चलें, तो वर्किंग 1 में हमने कॉस्ट लेनी होती है, ठीक है, और फेयर वैल्यू लेनी होती है। वो कह रहा है कि हमने 21,000 का ख़रीदा है, जो कि एट अ रिकमेंडेड डिस्काउंट है ऑफ रिटेल प्राइस। तो फेयर वैल्यू और कॉस्ट दोनों गिवन है। कॉस्ट है जनाब 21,000 और फेयर वैल्यू है 26,250, ठीक है जी। अच्छा, अब वो कहता है इट ऑफर्स देम फॉर सेल एट अ रिकमेंडेड रिटेल प्राइस विद 0% फाइनेंस ओवर 3 ईयर्स। अब ये दिखाने के लिए तो 0% ही है, लेकिन 0% है नहीं ना। चेक तो करो, 8750 के कितने किराए हैं, ज़रा मल्टीप्लाई करो, सेम आ गया। चलो देख लेते हैं, अब फिर सवाल पूरा करते हैं एंड तक, ठीक है। फेयर वैल्यू आ गई, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला लीज पेमेंट प्लस UGRV। उन्हें रेडी नहीं किया, चलो खैर, प्लस UGRV। अच्छा जी, लीज पेमेंट में आपको डाउन पेमेंट मिलती है नहीं, फिर 8750, फिर 3, फिर GRV कोई है, UGRV कोई है, चलो अच्छा हो गया, ठीक है जी। अब क्रॉस इन्वेस्टमेंट का टोटल 26, यानी कि कोई इंटरेस्ट नहीं कमा रहे, ठीक है, नहीं कमा रहे, और अब पैसे तो किस्तों में ले रहे हैं, उनकी मर्ज़ी की बात है, ठीक है। वो राज़ी हो गए इसी पर कि हम जो प्रॉफिट कमाएंगे 21 वाली चीज़ 26 की बेचकर, इससे भी तो सेल बढ़ती है ना यार, किस्तों पर चीज़ बेचेंगे तो। लेकिन हम अपनी तरतीब पे सवाल करते हैं, ठीक है, हम अपनी तरतीब पे ही करेंगे सवाल। ओके, नाउ नेट इन्वेस्टमेंट, वो कहता है इम्प्लिसिट रेट इसमें कितना है, 6%, ठीक है। नेट इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो आपको 875 एडवांस है, आई एम सॉरी, है उसमें भी, ठीक है जी। मार्केट रेट कितना है, 8%। बेशक इम्प्लिसिट रेट क्या है। अच्छा, अब कौन सा ये लेसर है, डीलर लेसर, कौन सा लेसर है? तो इसका असूल क्या था, ये हायर ऑफ मार्केट रेट या इम्प्लिसिट रेट पे जो है वो सवाल करेंगे इसका। तो हायर क्या है इसमें, तो मार्केट रेट 850 पहला, ये एडवांस वाला है ना, कि एनुअल पेमेंट्स हैं मेड इन एडवांस, तो पहले को छोड़ दिया हमने, अगले दो हैं 1 - 1.08 रेस टू पावर -2, 8 ही है ना, डिवाइड बाय 0.08, ठीक है जी।
तो ये जनाब हमारे पास 24, तो दरअसल उसने कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट बहरहाल मार्केट रेट के हिसाब से देखें तो कमा लिया, ठीक है। अच्छा, अब चल रहे यार, एक तो इसमें ये बड़ी मुश्किल है। अच्छा, अब उसके बाद इंटरेस्ट की ज़रूरत पड़े तो निकाल लेते होते हैं। वर्किंग 2 आप करेंगे। अब इसमें चूँकि आपका डीलर मैन्युफैक्चरर वाला सवाल है तो डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस, जिसमें आप स्टार्टिंग पॉइंट रखेंगे 24,354 और उसके बाद इंटरेस्ट आएगा वही 8% वाला। सवाल वैसे ही हो रहा है। अब पहली एंट्री सिर्फ कर लें जी, यकम जनवरी 2015 है जी। लीज रिसीवेबल डेबिट किस पे रिकॉर्ड करेंगे? नेट इन्वेस्टमेंट 24,354। ओहो, मैंने ये तो देखा ही नहीं, ये कौन सी लीज है भाई। पहला आंसर अब तो डायरेक्ट ही बोल देते होते हैं। क्या लीज टर्म के एंड पे लैसी को एसिड मिल रहा है मुफ्त में? नो। क्या पैसे देकर मिल रहा है? नो। क्या लीज टर्म इकोनॉमिक लाइफ का मेजर पोर्शन कवर कर रही है? पता नहीं। क्या पीवी ऑफ एलपी फेयर वैल्यू के सब्सटेंशली इक्वल है? बताओ जी, अलग किया ही नहीं था, सॉरी, हमने यही है वैसे तो। 24,354 प्लस तो जीरो था ना, वो ज़रा बीच में ज़रा तंग तुंग हो गया, माजरत, ठीक है जी, ये तो ज़ीरो ही था, ये है नहीं ना, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया यही 24,354, ठीक है जी, ओके। अब क्या पीवी ऑफ एलपी इंसेप्शन पे स्टार्ट में खड़े होके फेयर वैल्यू के सब्सटेंशली इक्वल है? तो 24,354/26 करो तो 93% है, तो ये कौन सी लीज बन गई? तो इसीलिए फिर लीज रिसीवेबल बुक कर रहे हैं और एसेट किताबों से पहली एंट्री तो पता है ना, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, डीलर है, ओके। अब ये दूसरी एंट्री इन्वेंट्री क्रेडिट लीज रिसीवेबल डेबिट, लेकिन इन्वेंट्री वो ये मिलाकर कर लेते थे एंट्री, लीज रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, इनको इकट्ठा कर दिया था हमने इस एंट्री में, यही किया था, ठीक है। तो लीज रिसीवेबल नेट इन्वेस्टमेंट पे आ गया। फिर कॉस्ट ऑफ सेल के लिए हमें क्या चाहिए? कॉस्ट 21,000 और रेजिडुअल वैल्यू पीवी ऑफ यूजीआरवी जो है वो क्या कर दें? माइनस, तो वो नहीं है लेकिन हमने अपना ज़रा याद रखने की गर्ज से ये लिख लिया फॉर्मूला में, तो 21,000 ही आ गया। उसके बाद सेल को रिकॉर्ड करते हैं लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी। आज ये बात पूरी होगी कि ये पीवी ऑफ एलपी किस रेट के ऊपर निकालनी है, ठीक है ना। वो ज़रा आज असूल पूरा होगा 15 के 2 में जो मैंने छोड़ा था कल, ठीक है। बहरहाल सेल 24,354 और कॉस्ट ऑफ सेल इन्वेंट्री कॉस्ट पर 21,000, ठीक है जी। उसके बाद एरियर वाला सवाल नहीं, एडवांस वाला है। तो पहली एंट्री होगी लीज रिसीवेबल डेबिट, कैश डेबिट लीज रिसीवेबल क्रेडिट, और दूसरी एंट्री होगी फिर ईयर एंड के ऊपर इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, ठीक है। तो इसमें मेरे ख्याल में मसला सिर्फ 0% से ही था आपको, लेकिन वो 0% तो इम्प्लिसिट रेट है, पर मार्केट रेट को जब यूज़ करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ओके। बेसिकली उसने नहीं बिक रही होगी ना, एक तरह से नहीं बिक रही होगी तो किस्तों पर देकर कुछ बंदों से उसने और मतलब सेल बढ़ा ली। तो बेसिकली उसने यही किया है कि मार्केट इंटरेस्ट रेट के ऊपर उसने किस्तों, क्योंकि हमने क्या कहा कि ये मार्केट रेट यूज़ करेगा, मतलब लेट पेमेंट के ऊपर ये इंटरेस्ट तो बनता ही था, तो असल में फिर उसने सेलिंग प्रॉफिट ही अपना काम किया दरअसल, ठीक है। क्योंकि सेलिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा? वैसे तो आपने निकाल लेना था यहाँ से, ठीक है, लेकिन अब तो हम कह रहे हैं क्या कि जी आपकी ये दोनों का डिफरेंस, ठीक है जी, ये क्या है? तो सेलिंग प्रॉफिट आ गया और इन दोनों का डिफरेंस ही आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस बन जाएगा, ओ इनकम, ठीक है, सही है। बोलो, उसने यही किया बेसिकली, नहीं बिक रही होती ना चीज़ें तो लोग किस्तों पे देते हैं, तो उसने यही किया, बस उसने थोड़ा सा अपना सेलिंग प्रॉफिट कम कर लिया और थोड़ा सा, क्योंकि लेट पेमेंट के ऊपर आपने इंटरेस्ट लेना ही है। अगर उसने आज एसेट देकर पैसे लेट लिए हैं तो हम IFRS 15 में पढ़ेंगे, ये सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट आ जाता है। जब एक साल से ज़्यादा अरसा इन्वॉल्व हो जाए ट्रांजैक्शन के अंदर तो इसको कहते हैं सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट आ गया है। तो फिर आप सिर्फ चीज़ के पैसे ले या दे नहीं रहे, बेचा है तो ले रहे हैं पैसे, खरीदा है तो दे रहे हैं। तो IFRS 15 कहता है अगर सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट आ गया, अगर एक साल से ऊपर डिलीवरी और कैश
में अगर 1 साल से ज़्यादा का अरसा आ जाए तो फिर ये सिर्फ चीज़ के पैसे लेन देन नहीं हो रहे, बल्कि लेट पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट पे या रिसीव हो रहा है। अब वो ऐसा भी हो सकता था कि आज एसिड देकर 3 साल बाद इकट्ठे पैसे लें, या ऐसा भी हो सकता है आज एसिड देकर किस्तों में पैसे लें, अल्टीमेटली इंटरेस्ट है। ठीक है, अच्छा जी, अब वापस आ जाएं उस पर, पास पेपर 15 का 2 कर लें बस। उसके बाद फिर लीज़ है या नहीं है वो डिस्कशन करूंगा आज आपके साथ, और 3 छोटे छोटे पास पेपर आपके आज होमवर्क में जाएंगे। वैसे तो IFRS 8 का सोचा था, लेकिन एकदम वो जाते हुए बच्चे ने किसी ने कहा था कि IAS 21 का भी एक लेक्चर आपने कहा था रहता है। वो एक लेक्चर नहीं, वो हम 2 लेक्चर में आधा आधा कर लेंगे ना। ठीक है, तो आज हम फिर कल भी थोड़ा सा कर लेंगे उसका एक और सवाल, लेकिन आज उसको कर लेते हैं। वो जो हमारा फॉरेन करेंसी, वो इतना आसान इस वक्त हो चुका हुआ है कि सिर्फ बताना आपको अब रह गया कि लोन अमाउंट लीज अमाउंटिंग स्केड्यूल जैसा लोन अमाउंटिंग स्केड्यूल बना लेना है, वह कैसे बनाना है, किस करेंसी में बनाना है, और उसके बाद कन्वर्जन करनी है, वो सारा तो वो इंशाल्लाह कर लेंगे। कल IFRS 8 स्टार्ट करेंगे और फिर साथ लीज़ की बाकियात जो है वो चलती रहेंगी। ठीक है, ये आपका इंशाल्लाह आज 19वां सवाल भी होमवर्क में ही जाएगा। 16वें का तो मैं पार्ट 2 करा देता हूँ, 14वां भी होमवर्क में जाएगा इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल तो 15वें पे आएँ, ये ज़रा पेंडेंसीज तो रिमूव कर लेना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट समझ लें, सबसे बारीक कॉन्सेप्ट है। सारा लीज़ करने के बाद देखा जाए तो कॉन्सेप्चुअली सिर्फ लीज़ क्लासिफिकेशन, लीज़ है या नहीं है, ये डिसाइड करना रह गया हुआ है। लेकिन जो पढ़ा हुआ है उसके अंदर भी एक बारीक बात यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है जी, वो बारीक बात अब आपको करवाने लगा। उसकी वजह क्या है वो इंशाल्लाह अभी बताता हूँ। पहले सवाल करते हैं। ठीक है, सवाल अपने असूलों की बुनियाद पे करेंगे, जैसे जैसे हमने सीखा हुआ था। अच्छा जी, सवाल तो वही चल रहा है कल वाला। हर एक अल्फ़ा ये ख़रीदता है सगाही 26 का और बेचता है 30 का, लेकिन ये 3 लीज़ पर उसने बेचे हैं, जिसमें दूसरा क्या है, 1 अप्रैल 20 को SAL लीज्ड अल्फ़ा टू यासिर फॉर नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ 3 years। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 18% पर एनम, और एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 10 million इज टू बी पेड इन एडवांस। चलो रेंटल गिवन है, लेकिन मैं ना वर्किंग ज़ीरो फिर भी बना दूंगा, चेक नहीं करूंगा, सिर्फ उस पर यह लिखने के लिए कि ये वर्किंग ज़ीरो है, जिसके अंदर अगर मिसिंग होता रेंटल तो हम कौन सा रेट यूज़ करते, लेसर का फार्मूला, इम्प्लिसिट रेट। ठीक है, बस लेसर डीलर वाला है तो फिर IDC 0 लेनी है, ताकि वो ज़रा पूरी कहानी आ जाए सामने। हालांकि इस सवाल में तो इस पार्ट में रेंटल मौजूद है, ओके, लेकिन ज़रा वो डिफरेंट रेट्स यूज़ होते हैं ना, ज़रा फिर कन्फ्यूजन ना हो यहाँ पे थोड़ा सा। अच्छा जी, 10 मिलियन का रेंटल है इन एडवांस। ठीक है जी, हो गया, कोई मसला नहीं। देन जी, एट द एंड ऑफ लीज यासिर हैज़ एन ऑप्शन टू परचेज अल्फा एट 7.14 और रीजनेबली सर्टन है कि यासिर विल, अच्छा अब ये फाइनेंस लीज है, फ़ौरन ही पता लग गया क्योंकि ओनरशिप विल ट्रांसफ़र वाला केस आ गया ना, तो अगले सवालों की तरफ तो जाने की जरूरत नहीं, बाकी चेक करेंगे तो शायद और भी यस हो जाएं, पर हमारा तो पहला ही सवाल, दूसरा सवाल यस हुआ कि लीज टर्म के एंड पे लेसी को एसेट मिल जाएगा विद सम पेमेंट, थोड़ी पेमेंट करने के बाद। ठीक है, अच्छा जी, चलें अब सवाल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा वर्किंग ज़ीरो, अगर मिसिंग रेंटल हो, मिसिंग रेंटल या रेट, मिसिंग फिगर हो, चलो ये सही है, अगर कोई सवाल में मिसिंग फिगर्स हो यानी रेंटल या रेट मिसिंग हो तो हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं जी? जी बोलो, नहीं वो बोलो ना, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट प्लस IDC ऑफ लेसर इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGR। हालांकि इस सवाल में ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं पूरी कहानी ज़रा आपके सामने रखना चाह रहा था। ठीक है जी, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGR। ठीक है जी, अब
फॉर्मूला तो ये यूज होगा। तो क्या पढ़ाया था कल इसमें कि लेसर का फॉर्मूला यूज होगा। यहां पे हमने 3 बातें की इसके बारे में। बात नंबर 1, लेसर फॉर्मूला। ठीक है जी। बात नंबर 2, इम्प्लिसिट रेट, यानी इस वर्किंग के लिए रूल क्या है, रेट कौन सा यूज करना है, इम्प्लिसिट। ठीक है जी, इम्प्लिसिट रेट यूज करेंगे। और तीसरी बात क्या थी, डीलर लेसर हो, डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर हो तो, हाँ, तो डीलर या मैन्युफैक्चरर लेसर हो तो फिर आईडीसी 0 लेना इस फॉर्मूला में। ठीक है, लेकिन यहां पर जो तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं मैं, तवज्जो दिलाओ, नोटिस मेरा जो है वो इस वक्त इस पॉइंट पे है कि अगर रेंटल इसी सवाल में भी मिसिंग होता तो हमने इस फॉर्मूला से निकालना था, और फॉर्मूला के अंदर रेट कौन सा यूज करना था फॉर मिसिंग, फॉर कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग रेंटल्स, इम्प्लिसिट रेट। ठीक है जी, ओके। तो ये पहला स्टेप, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, अपने रूल्स जैसे सीखे थे बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, कोई नई चीज नहीं करनी हमने, जैसे जैसे हमने सीखे हुए हैं रूल्स। अच्छा, अब चूंकि सवाल के अंदर तो रेंटल मिसिंग नहीं है, इसलिए अब इस सवाल में मुझे इस वर्किंग की ज़रूरत नहीं है। रेंटल मिसिंग होता तो फिर यही वर्किंग यूज़ करते, ये चीज़ें यूज़ करके काम अपना हो जाना था। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद वर्किंग 1 करते हैं। अब ये कौन सा वाला लेसर है, डीलर मैन्युफैक्चरर है, तो एक तो आएगी कॉस्ट, दूसरा आएगी फेयर वैल्यू, फिर उसके बाद ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला हमें पता ही है। अब दोबारा सवाल शुरू हो गया। अच्छा, वो फाइनेंस लीज हमें पहले ही पता लग गया ना, क्योंकि ओनरशिप विल ट्रांसफर, पहले दूसरा सवाल ही यस हो गया कि ओनरशिप विल ट्रांसफर टू लेसी एट द एंड ऑफ लीज टर्म आफ्टर पेमेंट ऑफ परचेज ऑप्शन प्राइस। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये डायरेक्टली लिख लिया, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, हाँ नहीं, यूजीआरवी लिखने तो फॉर्मूला में 0 कर दूंगा, मतलब नहीं मतलब 0 करेंगे, लीज पेमेंट ही सिर्फ रहेगी। मैं तो अपना फॉर्मूला वैसे ही लिख रहा हूँ, क्योंकि है तो लेसर की फाइनेंस लीज ना। डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस पीओ, वो लिख देंगे प्लस 0, मुझे लिखने तो दो। अच्छा, लिखना ही नहीं चाह रहे, मैं ये चाह रहा हूँ कि जब आपने फाइनेंस लीज करनी है ना बेटा, तो फॉर्मूला में ना पूरा उसी तरह से सारी चीज़ें आए। पीवी ऑफ यूजीआरवी नहीं है तो 0 करेंगे, मुझे सिर्फ इसको लिख देने दो। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है जी, लीज पेमेंट प्लस यूजीआरवी। अब चूंकि ओनरशिप विल ट्रांसफर वाला केस होगा तो ना जीआरवी आएगा ना यूजीआरवी आएगा, तो बचेगा ही सिर्फ लीज पेमेंट। तो मुझे लिखने इसलिए दो कि ये फाइनेंस लीज में ये इस तरह से करते थे हम, टेस्ट भी लगाते हुए पीवी ऑफ एलपी चाहिए होती, बस इसलिए लिख लिया। ओके, नहीं लेंगे जीआरवी बल्कि पीओ लेंगे। ओके, ठीक है। अब ये बताना असल में चाह रहा हूँ, दूसरा स्टेप है ये। ठीक है, हाँ जी, सवाल के अंदर बताइए कोई डाउन पेमेंट है कोई रेंटल्स हैं, 10 रुपये का एक रेंटल, और कितने रेंटल्स, 3 हैं, और परचेज ऑप्शन है कितना, 7.1, बस जी। उसके बाद 4 भी है। अच्छा, उसके बाद जी यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मैंने भी नहीं लिखा, टेंशन ना लें, बस आपकी तरह कहानी वैसी ही रखी है। ओके, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, पर्चे में आपने नहीं करना ऐसे, पर मैं ना पूरी कहानी सामने रख रहा हूँ, फलां जगह पे फलां रेट लगना है, फलां जगह पे फलां रेट लगना है। एक अल्टीमेट क्वेश्चन है ना ये, जिसके अंदर एक छोटी सी बारीक बात है जिस तक पहुँचाना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है जी, फरमाइए। 30.14। उसके बाद नेट इन्वेस्टमेंट निकालनी है हमने, जिसमें आपको ये कह रहा है इम्प्लिसिट रेट कितना है, 18%, जबकि मार्केट रेट कितना है। ये फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ है, आज से पहले इस सवाल में आपके साथ नहीं हुआ, जिस वजह से इस सवाल में वो मसला आना है। एनीवेज, अभी तो चलते रहते हैं। ठीक है, अब हमने निकालनी है नेट इन्वेस्टमेंट, तो फिर नंबर 2 डिस्कशन ऑफ रेट
पहली डिस्कशन मैंने ये की, अगर मिसिंग रेंटल हो सवाल में तो हम इम्प्लिसिट रेट यूज़ करते हैं, लेसर का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर दूसरी डिस्कशन, इंटरेस्ट रेट की दूसरी जरूरत कब पड़ती है, जब आपने निकालनी होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, ऐसे ही है। तो पीवी ऑफ एलपी चाहिए आपको, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट चाहिए आपको, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी चाहिए। वो तो है ही नहीं सवाल में, बहरहाल मैं लिखता जा रहा हूँ, ऐसे दिल कर रहा है मेरा। अब दूसरा स्टेप होता है ये, जिसपे हमें इंटरेस्ट रेट की ज़रूरत है। अब चूंकि ये डीलर, अच्छा अगर ये सिंपल लेसर होता तो इम्प्लिसिट रेट यूज़ करता, ठीक है। अगर ये डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर, ये वो कहानी चल रही है कि अगर लेसी का सवाल कर रहे होते तो यहाँ पे लेसर वाला इम्प्लिसिट रेट लेसी यूज़ करता, आप ना पता होता तो अपना इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। अच्छा अगर ये लेसर सिंपल होता, इस स्टेज पे क्या करता, इम्प्लिसिट रेट यूज़ करता, लेकिन ये तो लेसर डीलर मैन्युफैक्चरर है, यानी डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर है, तो ये क्या करेगा, अब यहाँ पे आके दूसरी बात आ गई कि यहाँ पे क्योंकि ये डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर है तो ये हायर ऑफ इम्प्लिसिट रेट और मार्केट रेट यूज करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास इम्प्लिसिट रेट क्या है सवाल में, 18% और मार्केट, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा रेट यूज़ कर जाएंगे, ओके। नाउ यहाँ पे हम निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू, और उसके बाद नोट तो बनाना नहीं है, इसलिए इंटरेस्ट की जगह छोड़ने की ज़रूरत मुझे नहीं है, और उसके बाद वर्किंग 2 करेंगे हम एमोटाइजेशन स्केड्यूल वाली, डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस। आसानी होती है जब करना ही है ये काम तो पहले बना लें, गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। लीज स्टार्ट हो रही है कब, कुछ नहीं होता, ईयर एंड जो मर्जी हो तो बाद में देखेंगे, एंट्रीज करते हुए अभी नहीं, अभी तो लीज के ईयर एंड के हिसाब से एमोटाइजेशन स्केड्यूल बनेगा। तो 1 अप्रैल 2020 पे लीज स्टार्ट होनी है, किराया एडवांस में है तो 1 अप्रैल 20 पे पहला किराया आ जाएगा कितना, 10। फिर 1 अप्रैल 21 पे 10, फिर 1 अप्रैल 22 पे 10, फिर 31 मार्च 23 पे 7.14। नो डाउट कि मुझे 1 साल की एंट्रीज चाहिए, वो तो फिर एंड पे थोड़ी सी काम कर लेंगे, पर इससे ज़रा फ़ायदा हो जाता है, डिस्काउंटिंग ईजी हो जाती है, ठीक है। अब 10 तो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू ही है तो इसको कुछ ना कहें, 10 ऐसे ही आ गया, और उसके बाद प्लस बाकी के 2 10 जो हैं उनको एनविटी का फॉर्मूला लगा दें। अब कौन सा रेट यूज़ करेंगे, रूल ये है, ठीक है। तो 1 - 1.18 रेज़ टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 0.18, तो डिस्काउंटिंग के लिए रूल हमारा अपना है, ठीक है जी, प्लस 7.14 इंटू 1 रेज़ टू पावर -3 यहाँ पर, ठीक है, ओके। प्लस 0 तो करने दो जो नहीं है इस सवाल में, ठीक है। अच्छा अब वो चल ही 0 रहा है, पर बस फॉर्मूला मैंने पुराने वाला ही ज़रा लिखा कि सवाल के अंदर वही चीज़ें सारी पूरी हों। अगर यहाँ पर पीओ ना होता, जीआरवी होता, यूजीआरवी, तब भी फॉर्मूला हमारा पूरा रहे, इसलिए मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। अच्छा अब इसका क्या आंसर है, एग्जैक्ट 30, और ये आ गया जनाब 0, तो नेट इन्वेस्टमेंट बन गई जी 30। ठीक है। अब ओहो कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट तो बताई नहीं आपने, 21 का ही खरीदता है, ऊपर लिखा हुआ था ना, कल वाला सवाल है जी, 26 और 30। लो जी 26 का एक
अल्फ़ा ख़रीदते हैं और ये नॉर्मली 30 का बेच देते हैं, तो 30 हो, ये तो बिल्कुल बराबर है, यानी ये टेस्ट भी पास है। ठीक है। अच्छा 3 साल और 5 साल, 3/5 करें, वो नहीं पास, कोई बात नहीं, कोई एक पास हो जाए तो फाइनेंस लीज। ठीक है। अच्छा जी, अब ये दूसरी स्टेज आ गई। ओके, अब इसको पूरा करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है जी? तो पहला इंटरेस्ट, मेरे ख्याल में उसके अलावा भी कुछ करने की ज़रूरत, 20 का साल है ना। ठीक है। अब अच्छा जी, अब 31 दिसंबर 20 वाली एंट्रीज करनी है। ठीक है जी, तो 31 दिसंबर 20 वाले साल में पहली एंट्री होगी 1 अप्रैल 20 पे, अपनी मशहूर ज़माना एंट्री, वो मैं एंट्री लिख रहा हूँ। सेकंड पार्ट चल रहा है जी, जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं हम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। तो 1 अप्रैल 2020 पर लीज रिसीवेबल डेबिट, लीज रिसीवेबल डेबिट, लीज लिख देते हैं। नेट इन्वेस्टमेंट पे फिर लिख देते हैं राज दोबारा, लीज रिसीवेबल रिकॉर्ड करेंगे हम जनाब नेट इन्वेस्टमेंट पे। देन जी कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स हम रिकॉर्ड करते हैं जी कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ यूजीआरवी पे, अगर वो होता तो चीज़ें तो पूरी कर लेना, मैक्सिमम पॉसिबल चीज़ें जो इस फॉर्मूला में आ सकती हैं। ठीक है जी, उसके बाद सेल्स को हम रिकॉर्ड करते होते हैं लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी। आज इसकी ज़रा बात करने लगा हूं मैं नई, कि ये जो पीवी ऑफ एलपी है इसको आपने याद रखिएगा, हमेशा निकाला करना है एट मार्केट वैल्यू। किस पे जी? एट मार्केट, सॉरी रेट। अब इधर आए ज़रा, आज से पहले ये बात क्यों नहीं बतानी पड़ी? मैंने क्या बोला कि आपने सेल को रिकॉर्ड करना है एट लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी डिस्काउंटेड यूजिंग मार्केट रेट। ये आज तक मुझे क्यों नहीं कहना पड़ा था? क्योंकि हर सवाल में आपका मार्केट रेट ही हायर होता था और सवाल में वही यूज हो जाता था। तो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये जो पीवी ऑफ एलपी निकलती थी ये मार्केट रेट वाली ही होती थी। किसी एक सवाल के अंदर, मुझे आप जाके देख लें, लीडर मैन्युफैक्चरर का सवाल हो, किसी एक सवाल के अंदर ऐसा सिनेरियो ही नहीं बना था जिसके अंदर आपका इम्प्लिसिट रेट हायर हो, मार्केट रेट कम हो। ये पहला सवाल था। ठीक है, तो इसीलिए काम चल जाता था सिर्फ ये लिख कर। क्या पहले दिन तो मैंने सिर्फ पीवी ऑफ एलपी शायद लिखा था या फेयर वैल्यू लिखा था, फिर दूसरे दिन मैंने बात पूरी की थी, फिर सारे सवाल जितने किताब के अंदर मौजूद हैं आज तक आए या जहां पे कहीं पे पड़े हुए हैं, वो सारे सवाल सिर्फ इतने से काम चल जाता था। क्या कि सेल को रिकॉर्ड करेंगे लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी से। ठीक है, पूरी बात क्या थी कि सेल को रिकॉर्ड करना है लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी डिस्काउंटेड यूजिंग मार्केट रेट। ये क्यों नहीं बताना पड़ा था? बात समझ आ रही है? क्योंकि आज तक हमेशा मार्केट रेट ही हायर होता था। जब वो हायर होता था तो यहां पर वही यूज हो जाता था। जब यही यूज होता था तो ये पीवी ऑफ एलपी होती ही कौन से रेट की डिस्काउंटेड थी, यूज करके होती थी मार्केट वाला, तो वही वाला हम उठा लेते थे, तो बात पूरी करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। ठीक है, तो इसलिए आज जरा ये बात पूरी कर दूं, एट द रेट ऑफ मार्केट रेट। ठीक है जी,
मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये तो गड़बड़ हो गई, आज नई चीज़ आ गई। बहरहाल ये ज़रा नया काम हो गया, खैर चलें कोई बात नहीं। और आखिरी चीज़ क्या है जी, इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री को तो रिकॉर्ड करना है, ये शरीफ इन्वेंट्री और लीज रिसीवेबल बेचारे शरीफ, वो नेट इन्वेस्टमेंट पे ही आज भी और ये कॉस्ट पे ही है आज भी। इसको ज़रा यूँ ना लिख दूँ, ज़रा जगह बच जाएगी। एट द रेट ऑफ पीवी ऑफ एलपी डिस्काउंटेड यूजिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट, ठीक है ना। तो एट द रेट ऑफ मार्केट इंटरेस्ट रेट, ठीक है, ओके। तो ये जनाब आपकी बात हो गई पूरी। सही है जी। अब इसका मतलब ये हुआ, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ गई तो हमें एक वर्किंग 3 भी करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि लीज रिसीवेबल तो आ जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट पे 30, कॉस्ट ऑफ सेल के लिए कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ यूजीआर भी यहीं से मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन सेल रिकॉर्ड करने के लिए आपको पीवी ऑफ एलपी चाहिए यूजिंग मार्केट रेट, जबकि आपके पास पीवी ऑफ एलपी मौजूद है यूजिंग इम्प्लिसिट रेट। यहाँ से मार पड़ गई ना, ठीक है। तो फिर एक वर्किंग ओपन करेंगे, न्यू वर्किंग 3 यहीं पे कर लेते हैं, वर्किंग 3। और वर्किंग 3 में मैं क्या निकालने लगा हूँ जी, सेल की फिगर। आज पता लगा, ठीक है। पेंटिंग कितनी है इसके आगे ज़रा बताओ, वैसे कितनी होंगी? एक होगी रेंटल की और फिर एक इंटरेस्ट की, ऐसे ही है ना। आईडीसी भी है यार, 20 तो सीधी सीधी आनी है। इसको ज़रा स्मार्ट ना कर दें थोड़ा सा, प्रिंसिपल ज़रा, मैं कहता हूँ करीब करीब आए ना, ये सारा ही प्रिंसिपल है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। कफ़ायत शारी 30, ठीक है, बड़ी जगह बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे क्या आया था जी, 3.6 आया था, यहाँ पे क्या था 20, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 3 मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं निकालने लगा हूँ जी सेल की फिगर। जो आपने सेल बुक करनी है, सेल इन फर्स्ट जर्नल एंट्री, तो जो फर्स्ट जर्नल एंट्री में आपने सेल बुक करनी है, उसका रूल क्या बताया आज आपको, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे एट फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी में से जो लोअर, ठीक है। तो सेल इन फर्स्ट जर्नल एंट्री का रूल है, सेल इज बुक्ड एट लोअर ऑफ नंबर 1 फेयर वैल्यू कितनी है जी 30 और ऑफ एलपी यूजिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट, यूजिंग मार्केट रेट। अब ये ऊपर पड़ा है ना पीवी ऑफ एलपी सारा सामने, इसी को ज़रा दोबारा निकाल लेते हैं। वो इम्प्लिसिट रेट वाला है ना, हाँ, बस उसी को मार्केट रेट वाला करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम छोटी सी वर्किंग करते हैं। वर्किंग अब मैं किससे करूँ, ब्लू से, ज़रा दूर से नज़र आ जाता कि जी, हाँ जी फरमाइए। 10 माफ़ कर दो उसको, पहले 10 को माफ़ कर दो, अगले 2 10 हैं, इनको 1 माइनस 1.15 रेज़ टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 0.15 प्लस 7.14 इंटू 1.15 रेज़ टू पावर -3, ठीक है जी। तो ये जनाब आपकी पीवी ऑफ एलपी आ गई यूजिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट, कितनी जी 30 तो 30.95, इसको 31 भी कह सकते हैं, लेकिन लोअर इनमें क्या है 30 लोअर है, तो ये हमारी सेल। तो हम सेल को बुक करेंगे एट लोअर, जो कि क्या है 30। तो ये जनाब एक नई वर्किंग करनी पड़ गई हमें।
ज़बानी कलामी कर लें तो मर्ज़ी है आपकी, लेकिन ये इस एक सवाल के अलावा फिर कहीं पे आपको नज़र आनी नहीं है। तो 30 पे सेल को बुक करेंगे और आज 30 के लिए आपने अच्छे खासे पापड़ बेले हैं वर्किंग 3 के अंदर जाके, ठीक है। तो तीसरी डिस्कशन जो इंटरेस्ट रेट की है वो ये बात अब मुकम्मल हो गई, ठीक है जी। तो 3 मौक़ों पे ये फुल फ्लैज एक मैक्सिमम जो कुछ हो सकता है कि सवाल में रेंटल भी मिसिंग थे तो वहाँ भी रेट यूज़ करना पड़ता है। फिर आगे सवाल के अंदर डीलर मैन्युफैक्चरर है तो वो हायर को यूज़ करता है। फिर उसके बाद अगर सेल बुक करनी है तो वो मार्केट रेट वाले पीवी ऑफ एलपी और फेयर वैल्यू से कंपेयर करके आने। तो ये मैक्सिमम बातें हैं, ठीक है जी। अच्छा, वो इत्तेफाक की बात है कि पीवी ऑफ एलपी जो है वो थी ज़्यादा, लेकिन चूंकि वो फेयर वैल्यू लोअर हो गई तो हमारी बचत हो गई। ये सवाल में जिसको ये बात ना भी पता होती उसका काम चल जाना था, लेकिन कॉन्सेप्ट तो रह जाता ना। अब वो एक लाइन जो लिखी हुई है लेसर के सवालों में, जो अब जाके मैं पढ़ाऊंगा ना आपको समरी में, तो अब आपको समझ आएगी, पहले ना आती समझ। खैर अब जाके देख लेंगे। हाँ जी, नेट इन्वेस्टमेंट 30 पूरा, फिर कॉस्ट 26 माइनस पीवी ऑफ यूजीआरवी 0, तो ये आ गया जी 26। उसके बाद कॉस्ट भी क्या है जी 26। पहली एंट्री डन, कहानी खत्म। अब और कुछ नहीं, अब और कोई मेरे लायक कुछ नहीं बचे। अब 1 अप्रैल 2020 को ही कैश डेबिट लीज रिसीवेबल क्रेडिट, पहला किराया आ गया 10 रुपये, 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये। आंदे जाओ तो समझते जाओ, दिल बहार ठंडे ठार, ठीक है। चल, ये बड़ा मुश्किल लगता है वैसे कॉन्सेप्ट, इसीलिए साथ नहीं करवाता मैं बच्चों को। मतलब एंड पे रख लेते हैं कि सारी लीज हुई हो तो बस एंड पे थोड़ा, अब समझना आसान था क्योंकि सारी कहानी सामने थी। तो 3 दफ़ा डिस्कशन हुई रेट की। मिसिंग रेंटल हो तो लेसर का फॉर्मूला इम्प्लिसिट रेट, फिर जब रेंटल निकल आए आगे सवाल के हिसाब से, लेसर है तो इम्प्लिसिट रेट, लेसी है तो लेसर वाला इम्प्लिसिट रेट, उसको पता है तो नहीं पता तो अपना इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट, डीलर मैन्युफैक्चरर है तो हायर ऑफ मार्केट रेट और इम्प्लिसिट रेट, ठीक है। फिर जर्नल एंट्री, अगर डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर है और फाइनेंस लीज है तो जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी ना उसको सेल की। ऑपरेटिंग में तो उसने सेल नहीं ना करना, फाइनेंस में तो उसने सेल कर दिया समझो, तो फिर उस सेल को रिकॉर्ड करना है तो सेल रिकॉर्ड करेंगे हायर ऑफ, अब नहीं लोअर ऑफ फेयर वैल्यू, और हायर होता फिर तो मारे जाते हैं जी, लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी डिस्काउंटेड यूजिंग मार्केट रेट। सेल का ताल्लुक मार्केट से होता है ना, मार्केट प्राइस पे सेल हो रही होती है ना, इस तरह से याद रख लें, सेल का ताल्लुक मार्केट प्राइस से होता है, ठीक है। अच्छा लें जी, उसके बाद आईडीसी भी है, वो ना भूलिएगा, वो पहले करनी चाहिए थी, वैसे तरतीब में पहले ही रखते हैं चलो, क्योंकि आप कहोगे जी किराया तो बाद में पहले आईडीसी है, अच्छा नहीं लगता, आप पहले ये करें। ये लो एंट्री तो हुई पड़ी है जी। सेलिंग एक्सपेंस डेबिट, फ़र्क नहीं पड़ता वैसे तो, डेट भी सेम ही थी, सेलिंग एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, लेकिन मैंने ज़रा पहले तरतीब में रखी थी तो वही रखता हूँ ताकि आपको याद रहे वैसे ही, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद फिर जी 1 अप्रैल 20 पर कैश आ गया, कैश डेबिट लीज रिसीवेबल क्रेडिट 10 का किराया, ठीक है जी। और देन जी ये रेंड आ गया, लेकिन कैश नहीं आया, वो नहीं आया मोहम्मद बख्शा, हाँ जी कैश नहीं आया, तो वो तो कैश तो आना है अगले साल 1 अप्रैल को जाके, तो 31 दिसंबर 20 तक जितना अरसा गुजरा है वो इंटरेस्ट कमा लिया है इन्होंने, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट हमें वर्किंग में जो मिला है 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 तक के 12 महीनों का है, हमें इसमें से 1 अप्रैल 20 से 31 दिसंबर 20 तक के 9 महीने चाहिए, तो हम फिर 31 दिसंबर 2020 पे एंट्री पास कर लेंगे, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 3.6, ये 12 महीनों का है, हमें इसमें से 9 का चाहिए जी, 2 लें जी।
ये सबसे मुश्किल सवाल मतलब देखा जाए तो ये है, अगर समझने की हद तक। वैसे सवाल में आपकी बचत हो जानी थी। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि ये फेयर वैल्यू भी 30 थी, ठीक है, और इधर पीवी ऑफ एलपी इससे ऊपर चली गई थी, जिस वजह से फेयर वैल्यू लोअर आ गई। तो ये दोनों पहले सेम थी, तो कोई बच्चा उसी पुराने मुगालते में इसको उठा के भी चला जाता तो सवाल उसका भी सही हो जाता। बट कॉन्सेप्चुअली ये बात अब मेरी तरफ से पूरी है जी। सिर्फ सेल के लिए बताओ, मैंने कहीं और यूज़ किया हो? यहाँ पे हायर है, लेसर का सवाल होता सादा तो फिर इम्प्लिसिट था, डीलर मैन्युफैक्चरर है तो हायर है। ये रूल सिर्फ इसी में आकर लिखा है, ये देखो ये, ठीक है। 3 डिस्कशंस हो गई, इंटरेस्ट की मैक्सिमम यही हो सकती थी। अच्छा जी, MCQ 17 हो गया था, कोई मसला तो नहीं आया उसमें? यार मेरे तो दिल में आ रही है, ये भी ज़रा, चलो बाद में कर। ये वैसे आपको आता है, आप ये चेक करो, ये एक रह गया था ना पॉइंट, ज़रा पढ़ो इसमें क्या लिखा हुआ है। ऊपर था OL एंटर्ड इनटू फॉलोइंग लीजेस ड्यूरिंग द ईयर विद FBL, जिसमें पहली लीज थी मशीन की और लीज टर्म थी 4 साल। तो हमने कहा था ना तो ये शॉर्ट टर्म है, उस वक्त ये नहीं बोला था, उस वक्त तो सादा बात की थी, लैसी का सवाल है, चलो जी नॉर्मल लीज है। लेकिन अब पता है आपको लैसी का सवाल है, तो सबसे पहला सवाल, क्या ये शॉर्ट टर्म लीज है? नहीं जी, 4 ईयर है लीज टर्म, शॉर्ट टर्म तो नहीं है। क्या ये लो वैल्यू लीज है? नहीं जी नहीं, ये तो मशीन की लीज है। 1 मिलियन का तो उसका कह रहा है जी कितना किराया, कितना 12 मिलियन का एक किराया, और फिर सब्सिक्वेंटली वो काम होते होते, तो ये कोई लो वैल्यू भी नहीं है, शॉर्ट टर्म भी नहीं है। तो फिर हमने इसको कहा था ये हमारी नॉर्मल लीज है, लेसी की नॉर्मल लीज, राइट ऑफ यूज़ लीज लाइबिलिटी वाली। हमने ये कर लिया था। इस सवाल में एक्सट्रैक्ट्स बनाए थे आपने, ऐसे ही है। मैंने आपको जहाँ तक मुझे याद पड़ता है जगह भी छुड़वाई थी। मैंने कहा था OL के आप एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हो, PNL के एक्सट्रैक्ट्स भी आपने बनाए हैं, जिसमें आपके पास इंटरेस्ट एक्सपेंस लीज लाइबिलिटी का आया होगा, जितना भी आया होगा मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका सवाल ये हुआ पड़ा है ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस लीज लाइबिलिटी का, फिर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस राइट ऑफ यूज़ का, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी। 31 दिसंबर 2000, साल देखना ज़रा, 21 और 20 था, कंपैरेटिव भी था ना, तो ये 21 और 20, ठीक है। ये हमने सवाल किया था, ये आपने चीज़ें ऑलरेडी लिखी हुई हैं। मैंने कहा था ज़रा एक दो लाइनें इसके नीचे छोड़ देना PNL में। फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स भी आपने बनाए थे। इसमें भी कंपैरेटिव के साथ 21 बनाया था आपने। इसमें नॉन करंट एसेट्स में आपका राइट ऑफ यूज़ आया था, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। करंट एसेट में मैंने कहा था एक आधी लाइन छोड़ देना, इनके एक दो लाइनें छुड़वाई थी बस। फिर उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में आपका लीज लाइबिलिटी आया था, और करंट लाइबिलिटीज़ में करंट पोर्शन ऑफ लीज लाइबिलिटी आया था। मुझे इससे भी कोई लेना देना नहीं है। कोई इंटरेस्ट पेएबल भी था इस सवाल में, ओपन कर ही ले, मेरे ख्याल में हो सकता है इंटरेस्ट पेएबल आया हो सवाल में, ईयर एंड आगे पीछे हो या कुछ ऐसा था मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है।
जी ऐसे ही है, इंटरेस्ट पेएबल था ना, नहीं मिल रहा सवाल तो चलो छोड़ो कोई बात नहीं, घर जाके फिर ढूंढ लेना और पूरा कर लेना। अब इसमें पॉइंट 1 ऑलरेडी डन, पॉइंट 1 लीज 1 हमने कर ली थी, अब पॉइंट 2 को पढ़ें। अब एंड हो गया ना टॉपिक का, तो सारे सवाल हो जाने चाहिए, बस वो जो 2-3 रहते हैं वो भी लीज है या नहीं है वो अभी आज पढ़ा दूंगा तो वो भी होने लग जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ऑन 1 मई 21 हमारे साल में OL entered into an arrangement with EL Energetic Limited for use of 5 photocopy machines for a non-cancelable period of 3 years. अब ये शॉर्ट टर्म तो नहीं है, ठीक है, लेकिन फोटोकॉपी मशीन है। सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 2 मिलियन इज टू बी पेड इन एडवांस एज पर एग्रीमेंट EL हैज़ अ सब्सटेंटिव, अच्छा ये तो लीज ही नहीं है, ये अभी भाई पेंडिंग ही है, चलें अच्छा है, ये भी अभी मैंने कराना है आपको। ये लफ्ज़ जो पहला देखा ना मैंने, असल में ये लाइन जब नज़र आ गई तो ये लीज ही नहीं रही, ये लीज ही नहीं रही। अगर लीज नहीं रही तो फिर बचपन वाली इंट्रो वाली अकाउंटिंग है, सादी, लीज है ही नहीं कि आप कहो जी राइट ऑफ यूज लीज लाइबिलिटी करें या एग्जाम्पशन की तरफ जाएं, नहीं नहीं नहीं, लीज है ही नहीं, ठीक है। चलो ये ज़रा एक लाइन आ गई, अच्छा है, अभी हमारी डिस्कशन ही इसी पे शुरू होने लगी है, ओके। किधर गए तुम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो यही असल में ये और कुछ और बातें ये देखकर हम डिसाइड किया करेंगे कि लीज है या लीज, ये एग्रीमेंट लीज है भी कि नहीं। अगर एग्रीमेंट लीज है तो फिर अगली हमारी कहानी शुरू होगी जो डे 1 से हम पढ़ रहे हैं। अच्छा जी ये लेसी है कि लेसर, लेसी है, अच्छा जी लेसी है तो ये शॉर्ट टर्म लो वैल्यू है या नहीं है, अगर नहीं है तो नॉर्मल, अगर है तो एग्जाम्पशन ले सकते हो। जी ये लेसर है तो फिर 5 सवाल, सादा लेसर है तो 5 सवाल, फिर कोई एक का जवाब भी यस तो फाइनेंस, नहीं तो नो। डीलर मैन्युफैक्चरर है तो 2 चीज़ें एडिशनल, पहली एंट्री डिफरेंट, बाकी वही काम। तो ये कहानी कब शुरू होती है, जब लीज है तो IFRS 16 अप्लाई होना शुरू होगा, और अगर एक चीज़ लीज ही नहीं रहेगी तो IFRS 16 का कोई रूल अप्लाई नहीं होना, फिर आप वो बचपन वाली अपनी अक्रूवल वाली अकाउंटिंग कर लेना, सही है। तो ये वाली लाइन इसलिए, चलो खैर अच्छा है, यहाँ पे करना तो था ही इसको भी, ये जगह मैंने बना दी सारी, अब इसको आके कर लेते हैं, ठीक है। चलो जी फिर आ जाओ बिस्मिल्लाह करके। अच्छा वो GRV UGRV की डिस्कशन तो समझ आ गई थी ना, वो जो गारंटी जैसे वाली मैंने बताया था कि लेसी उसका जानने वाला हो या सप्लायर वगैरह हो, वो अगर गारंटी करें तो वो गारंटीड में आता है, लेकिन अगर लेसर का कोई जानने वाला गारंटी करे तो स्टैंडर्ड उसको UGRV में ही डालेगा, गारंटीड में नहीं डालता, ठीक है ना। अच्छा जी पेज नंबर 1, भाई लीज क्या है, लेसी क्या है, लेसर क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, मैं नहीं पढ़ा रहा। इंसेप्शन डेट कहते हैं जी मंगनी, और कमेंसमेंट डेट कहते हैं जी निकाह। जब आके घर वाले गए, प्रिंसिपल टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हुई लीज के बारे में, ठीक है, तो ये क्या है, इंसेप्शन डेट। इंसेप्शन डेट के बारे में स्टैंडर्ड कहता है कि ये डेट होती है इन दोनों में से जो अर्लियर हो जाए, क्या जी, या लीज अरेंजमेंट बाकायदा साइन हो जाए, ठीक है, वो हमारे गांव वगैरह में तो दुआ खैर हो जाती है जाके जी, ऐसे जो है बरादरी के ख़ानदान के बड़े बड़े पगों वाले जाते हैं जाकर दुआ कराते हैं, वो तो यही मंगनी होती है वहाँ पे, तो ठीक है। तो क्या हो जाए जी, लीज एग्रीमेंट हो जाए या फिर डेट ऑफ कमिटमेंट बाय पार्टीज टू, ये पिंड वाला हिसाब हो जाए, इन दोनों में जो पहले हो जाए। पहले आपने प्रिंसिपल टर्म्स कंडीशंस को एग्री कर लिया या आपने साइन कर दिया रिटर्न एग्रीमेंट को, ये बेसिकली यूँ होगा ना कि ये ओरली हो जाता होगा, वो रिटर्न है, तो इन दोनों में से जो पहले हो जाए, आपका रिटर्न एग्रीमेंट पहले हो गया और उसमें ऑटोमेटिकली टर्म्स एंड कंडीशंस भी साइन हो गई, या अभी वो साइन नहीं हुआ रिटर्न एग्रीमेंट लेकिन आप एग्री कर गए हैं प्रिंसिपल टर्म्स एंड कंडीशन पे, तब भी ये क्या है, मंगनी हो गई है, ठीक है। तो ये वो डेट है
जिस दिन आपने ये देखना है कि ये लीज है भी कि नहीं, it is the identified at this date whether the contract contains a lease or not, and if it is a lease, अगर फिर लीज है तो then its type is also identified at this date. जैसे मिसाल के तौर पे हमारे एक दो सवालों के अंदर आपने देखा था यकम फरवरी को एग्रीमेंट हुआ है और यकम मार्च को एसेट लीज पे दिया है लेसर ने लेसी को, तो हमने कहा था अकाउंटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम यकम मार्च, एंड यकम मार्च इज नॉट इंसेप्शन डेट, इट इज कमेंसमेंट डेट. कमेंसमेंट डेट क्या है? द डेट ऑन विच लेसर मेक्स अंडरलाइंग एसेट अवेलेबल फॉर यूज बाय अ लेसी. नोट फॉर स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग स्टार्ट्स ऑन दिस डेट. तो अभी तक हम यहां से सीधा शुरू हो गए थे और हमने सारा IFRS 16 कर डाला, लेकिन उससे पिछली डेट के बारे में हमारा थोड़ा जो है वो डिस्कशन हमारी रहती थी, तो अब उसकी बात करने लगे. ठीक है, तो कमेंसमेंट डेट पहले ही बता चुका था आपको. इंसेप्शन डेट क्या है? इंसेप्शन डेट है अर्लियर ऑफ डेट ऑफ एग्रीमेंट या व्हेन पार्टीज एग्री टू प्रिंसिपल टर्म्स एंड कंडीशंस, इनमें से जो पहले हो जाए. ठीक है, तो मतलब यूं सादा कर लो, जिस दिन एग्रीमेंट होता है वो इंसेप्शन डेट है, जिस दिन हम जाकर बैंक वालों से मिलेंगे और कहेंगे हमें ये एसेट चाहिए, और तो जो प्रिंसिपल टर्म्स एंड कंडीशन हमारी तय हो गई, तो वो क्या है? इंसेप्शन डेट. इस दिन खड़े होकर IFRS 16 कहता है, अप्लाई होकर कहता है जरा चेक तो करो ये कॉन्ट्रैक्ट लीज है कि नहीं. अगर लीज है तो फिर कौन सी वाली लीज है? लेसी की है तो कौन सी है, लेसर की है तो कौन सी है, वो उस दिन खड़े होकर डिसाइड कर लिया. और कमेंसमेंट डेट पे तो जिस दिन एसेट हवाले हो जाना है लेसी के, उस दिन से तो लेसी ने अपनी अकाउंटिंग शुरू करनी है, लेसर ने, क्योंकि उस दिन तो पहली एंट्री होती है. लेसी है तो राइट ऑफ यूज डेबिट करता है, लीज लायबिलिटी क्रेडिट करता है. लेसर है तो फाइनेंस लीज है तो लीज रिसीवेबल डेबिट करके जो है वो एसेट को क्रेडिट कर देता है किताबों से. तो ये वो डेट है जिस दिन एंट्री शुरू होती है. ठीक है, ये बात समझ आ गई? इकोनॉमिक लाइफ पढ़ लेना, यूजफुल लाइफ पढ़ लेना, कोई सवाल हो तो पूछ लेना. लीज पेमेंट्स को मैं पढ़ा देता हूँ, फिर पढ़ा हुआ है आपने. ठीक है, मैं ज़रा चाह रहा था कि ये एग्जाम्पल 1 आप ज़रा पढ़ें, आंसर नहीं देखना. लेसी एंड लेसर एग्रीड ऑन प्रिंसिपल टर्म्स ऑन 5 जनवरी, हाउएवर कॉन्ट्रैक्ट वाज साइंड ऑन 10 जनवरी एंड एसेट वाज गिवन ऑन लीज ऑन यकम फरवरी. डिटरमिन द इंसेप्शन डेट. अब इंसेप्शन डेट क्या है जी? 5 और 10 में से जो अर्लियर कौन सा है? 5 इज द इंसेप्शन डेट, और फिर 10 को इग्नोर कर दें अब, और फिर जिस दिन इंसेप्शन का स्पेलिंग ठीक है, इंस्पेक्शन, मैं इंस्पेक्शन लिखने लगा था, मुझे समझ आ गई है, माफ़ कर दो. इंसेप्शन डेट, ठीक है, और यकम फरवरी क्या है जी? कमेंसमेंट डेट. तो इंसेप्शन डेट पे क्या करना है? हमने ये देखना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट लीज है भी कि नहीं, सादा कॉन्ट्रैक्ट है या IFRS 16 के मुताबिक लीज बन गया. ठीक है, और उसके बाद कमेंसमेंट डेट, उस दिन से एंट्रीज. ठीक है, ऐसा ही है, ज़रा देखो सोल्यूशन में. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल. शुक्र है मुक गया है, आखिरी बात रह गई बस. अब IFRS 8 इसलिए करवाने की नीयत की जा रही है आपको, IAS 12 इज़ अगेन अ वेरी हैवी स्टैंडर्ड. तो हैवी पे हैवी आ गया तो कहीं ये थोड़ा सा ढीला ना रह जाए. ये मौका है अब इसको पक्का करने का. वीकेंड है, आगे 3-4 दिन अगर वो मज़ीद चल जाता है तो यूँ समझ लेंगे कि वो आसान स्टैंडर्ड है. 3-4 दिन और इसको ज़रा री करने के लिए मिल गए, तो फिर IAS 12 में जब जाएंगे तो फिर ज़रा ये अच्छे से तैयार और हो गया होगा. तो साथ के साथ दूसरा हैवी आ जाए ना, तो फिर पिछला कहीं जो बच्चे मेरी तरह के थोड़े ढिले मट्ठे होते हैं, कहते हैं अच्छा एंड पे करेंगे, उनको फिर कम ही दूर करने का मौका नहीं मिलता. अगले की अगली मुसीबतें नई खड़ी हो जाती हैं, दिमाग फिर उधर उलझ जाता है, तो ये रह जाता है. तो इसलिए कोशिश यही होती है कि एक बड़े स्टैंडर्ड के बाद एक छोटू सा स्टैंडर्ड आ जाए, तो 2-4 दिन ज़रा थोड़ा सा साय ऑफ रिलीफ, और फिर करना तो वो भी है सिलेबस. छोटू का मतलब ये थोड़ा ही कि पर्चे में नहीं आते हैं. IFRS 8 बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है. अच्छा जी, J Limited enters into a contract for lease of a car with K Leasing Limited on जनवरी 18. ठीक है जी, तो जनवरी 18 पे J Limited ने कॉन्ट्रैक्ट किया है. पढ़ें आप लोग, पढ़ें, मैंने ने पढ़ नहीं देना, पढ़ें आप लोग.
यकीन करें ना, आपसे पहली क्लास में ना आपके बाद वाली क्लास में कभी इसको मसला हुआ कोई ना, मतलब नहीं आप लोग पता नहीं जैमर्स लगा के बैठते हैं, क्या करते हैं आप लोग, बैठने का दिल नहीं करता आप लोगों का, कहते नहीं। अच्छा जी, जे एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर लीज ऑफ कार विद के लीजिंग ऑन यकम जनवरी 2018। के लीजिंग एग्रीज टू ट्रांसफर द कार इन द नेम ऑफ जे ऑन, हाउएवर जे लिमिटेड वुड हैव राइट टू यूज द, हाँ जी बताएं जी, इंसेप्शन डेट क्या है, जिस दिन एग्रीमेंट हो गया। वो नाम लगाते, नाम तो सारी लीज़ के अंदर भी ना लगाएं तो उनकी मर्ज़ी की बात है, लीज़ टर्म के एंड पे लगा दें जब पूरे पैसे कर लें तो उनकी मर्ज़ी की बात है, ये तो रेलेवेंट ही नहीं हमारे लिए, ठीक है। और फिर जिस दिन वुड हैव राइट टू यूज़ द कार है वो 22 है, तो उस दिन क्या करेंगे जी, आप जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे इस दिन से, जिस दिन एसेट आपके हवाले होगा। ठीक हो गया। ऐसे ही करके जो छोटी मोटी अब चीज़ें हैं इक्कड़ दुक्कड़ वो हम पढ़ते चले जाएंगे, साथ साथ पूरी होती चली जाएंगी, ठीक है। तो ये लीज पेमेंट्स आपको पता है, बट फिलहाल मैं नहीं पढ़ा रहा। अब ये देखो, ये वो चीज़ें हैं जो आपको मैंने ज़बानी कलामी पढ़ाई हुई हैं, लेकिन अभी फिर एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे। चेक करो, कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज़ में क्या क्या होना चाहिए, इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लाइफ पीवी ऑफ एलपी, फिर ये एक चीज़ एडिशनल जो कही थी आनी है, आईडीसी पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग, एक एडिशनल चीज़ मैंने कहा था आनी है, वो जो मैंने कहा था थ्योरेटिकली आएगी वो। फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी क्या होगी, पीवी ऑफ एलपी, उस पर रिकॉर्ड होगी। तो वो बातें जो की हुई हैं वही यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। इंशाल्लाह पढ़ते जाएंगे, पढ़ा हुआ है, बस ज़रा इधर से एक बार रीड करते हुए टिक करते हुए इसको निकलते चले जाएंगे, ठीक है जी। अब ना ज़रा आप लोग तशरीफ़ लाएं, ये तो नहीं आ रहा तशरीफ़ लेकर उधर, लगता है इसके साथ नेट को लगाना पड़ेगा। कहीं पे आप देखें वो एंड पे करके, कहीं जाकर एंड पे करके इस चैप्टर के कहीं जाकर आपको नज़र आएगा लीज क्लासिफिकेशन की बात हो रही होगी। खैर क्लासिफिकेशन तो होती है फाइनेंस ऑपरेटिंग, ये जनाब जी बिल्कुल हैं, प्राइमरी के बाद ना लगे तो सेकेंडरी। अब जाहिर है वो तरतीब में जब पढ़ते हुए आएंगे ना तो फिर उसको भी पढ़ के जाएंगे। अभी तो मैंने पहले सफ़े को सिर्फ थोड़ा सा पढ़ाया है ना, ऐसे ही हर सफ़े को गुजारना है ना हमने, तो कुछ चीज़ें सिर्फ टिक करूँगा, कुछ पढ़ाऊँगा, जिसमें एक वो भी है सेकेंडरी इंडिकेटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ठीक है जी। ये मतलब वो चीज़ें हैं ना, छोटी छोटी रहती हैं, जैसे लीज टर्म की डेफिनेशन अभी नहीं कराई, अब उसके लिए क्वेश्चन बैंक का एक सवाल है शेरदिल वाला, वो कराऊंगा, लीज टर्म की डेफिनेशन समझ आएगी, ठीक है ना। फिर लेसी के हमने नोट्स बना लिए, पर डिस्क्लोजर्स पढ़ने भी हैं, शॉर्ट टर्म ये अभी आगे जब तक IFRS 8 ने चलना है ना, तो इसमें 1.5 घंटा अगर वो चलेगा तो फिर घंटा पौना घंटा आधा घंटा ये साथ साथ चलेगा, थेरी साथ साथ करनी होती है इसकी, ठीक है ना। सब चीज़ें करेंगे इंशाल्लाह, तसल्ली होवेगी ताड़ी तो फिर ही अगे जावांगे। अच्छा जी, इंसेप्शन डेट के बारे में अब हमने क्या डिसाइड किया जी, कि ये वो डेट है जिस दिन हम इंसेप्शन डेट, ठीक है जी, ये अर्लियर ऑफ जी एग्रीमेंट डेट और प्रिंसिपल टर्म्स कंडीशन एग्रीड वाला, ठीक है, प्रिंसिपल टर्म्स कंडीशंस एग्रीड, ठीक है जी। अर्लियर ऑफ एग्रीमेंट डेट प्रिंसिपल टर्म्स एंड कंडीशन इज कॉल्ड इंसेप्शन, ठीक है जी। और फिर जिस दिन एसेट हवाले हो जाएगा, लेसर से लेसी की तरफ चला जाएगा यूज़ करने के लिए, उसके हवाले कर देगा, तो वो क्या है, कमेंसमेंट डेट। अच्छा जी, अब
कमेंसमेंट डेट पे हमने क्या करना होता है जी, जर्नल एंट्रीज, तो वो तो अब मैं आपको नहीं करा रहा क्योंकि वो अब करा दी हैं आपको, ठीक है। लेकिन इंसेप्शन डेट वो डेट है जिस दिन हमने खड़े होकर ये डिसाइड करना है कि ये लीज है भी के नहीं, कॉन्ट्रैक्ट लीज है के नहीं। चलें, अब कॉन्ट्रैक्ट लीज है कि नहीं ये डिसाइड करने के लिए हम दो टेस्ट्स लगाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट पर दो टेस्ट लगाएंगे, ठीक है जी। पहला टेस्ट कहलाता है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट और दूसरा कहलाता है कंट्रोल टेस्ट। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट और कंट्रोल टेस्ट, यानी कि एक ब्लड प्रेशर का टेस्ट, दूसरा शुगर का टेस्ट। भाई बीमार है कि नहीं है चेक करने के लिए एक ब्लड प्रेशर का टेस्ट करेंगे और दूसरा शुगर का टेस्ट करेंगे, ठीक है जी। तो जब ये टेस्ट हो जाएगा तो फिर कमेंसमेंट के दिन अगर IFRS 16 की लीज बन गई तो उसके रूल्स, ना बनी तो फिर आपके इंट्रो वाले रूल्स, ठीक है। तो इस दिन तो हमने क्या करना होता है, जर्नल एंट्रीज। अच्छा, अब जी बहुत ही तंग कर रहे हैं, उधर ही चले जाते हैं। लेकिन मसला ये कि ये ऐसी चीज़ है कि इसको मैं वन नोट पे रखना चाह रहा हूँ क्योंकि ये मैंने फिर आपको जब कभी रिवाइज़ कराना हो ऐसे यहाँ से दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो चलें, अच्छा है, इसको थोड़ा सांस देते हैं, इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं। वो आमिर भाई भी कह रहे हैं ज़रा पार्ट 2 शुरू कर लें, तो बात हम यहाँ से ही शुरू करते हैं पार्ट 2 में।